अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैंड रेज करके मुझे बता दें, वॉइस क्लियर आ रही है सब बच्चों को? ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है, वो हैंड रेज कर सकता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? सब बच्चों का क्लियर है पॉइंट? ओके। आज हम टैक्स क्रेडिट के दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या सुकूक। सुकूक कहते हैं फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल जिस तरह शेयर्स होते हैं या फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सुकूक जो है इस्लामिक नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई इंप्लॉय इन्वेस्ट करता है इसके अंदर, शेयर्स के अंदर, और वो जो शेयर्स है, सबसे अहम चीज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर, शेयर्स कौन से आएंगे? शेयर्स आएंगे पब्लिक कंपनी के। शेयर्स कौन से आएंगे? पब्लिक कंपनी एज ओरिजिनल अलॉटी, मतलब उस पर्सन को ही मिले। ये ना हो शेयर्स वो कहेंगे मैंने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन शेयर्स मैंने अपने भाई के नेम पे ले लिए, मैंने इन्वेस्ट किया शेयर्स मैंने अपने कजन के नेम पे, हैज अ ओरिजिनल अलॉटी, उसी के नाम पर शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी के। सबसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सबसे अहम चीज पब्लिक लिस्टेड। इसका मतलब अगर किसी इंप्लॉय ने, किसी पर्सन ने शेयर जोन से इन्वेस्ट किया है और वो शेयर प्राइवेट कंपनी के ले लिए, तो उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जरूरी है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ले, एज अ ओरिजिनल अलॉटी या स्कूप ले ले। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू और नंबर थ्री, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेयर्स इशू करे, वो वाले शेयर। इसका मतलब, और ये भी जो शेयर्स है एज अ ओरिजिनल अलॉटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो तीन चीजों पर है। एक, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे जाए, नंबर वन। नंबर टू, सुकूक खरीद लिए जाए। नंबर थ्री, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेयर्स खरीदे जाए एज अ ओरिजिनल अलॉटी। जब इन तीनों में से कोई एक चीज होगी तो उसके ऊपर हमें क्या है, टैक्स क्रेडिट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कौन सी तीन चीजें? पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सुकूक, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ ओरिजिनल अलॉटी। जी अरसलान बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। जी अरसलान बोले बेटा, हैंड रेज करिए अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सुकूक का सर थोड़ा बता दें इसका। इसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पता है आपको क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह शेयर्स होते हैं ना बेटा, शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह कहीं आप किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, जो अब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई एविडेंस के तौर पर एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है कि आपके इस कंपनी के अंदर शेयर्स है या इस कंपनी के अंदर आपने इतनी फाइनेंसिंग की हुई है। उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो इस्लामिक नाम है ना, उसको सुकूक कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा,
क्वेश्चन के अंदर बेटा वो आपको इस चीज को ऊपर नहीं करेगा, आप आइडेंटिफाई करें क्या है क्या नहीं, वो आपको बताएगा उसने स्कूप में इन्वेस्टमेंट की है, या वो बताएगा उसने लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, या वो बताएगा प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, जिस चीज में वो आपको टेस्ट करेगा, वो टेस्ट ये करेगा, बीच में किसी जगह लिख देगा प्राइवेटाइजेशन कमीशन से शेयर्स मिले हैं लेकिन एज अ रीजनल अलॉटी नहीं मिले। अगर उसने कह दिया एज अ रीजनल अलॉटी नहीं मिले तो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं, या लिस्टेड कंपनी से शेयर्स लिए लेकिन एज अ रीजनल अलॉटी नहीं है तो उस सूरत में भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताएगा इन तीन में से कहां शेयर्स उसने इन्वेस्ट की है, एज अ रीजनल अलॉटी है या नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इधर से। Tax credit shall be allowed to a resident person for any investment made during a tax year in acquiring share। ये जो मेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको हम डिस्कस अभी करते हैं, इसको मैं छोड़ रहा है। लीगल प्रीमियम इन दिस regards are as below। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की पहले हम पढ़ें। टैक्स क्रेडिट shall be allowed at a average rate of tax। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने कल इसको पढ़ा। मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो सा आएगा वो कैसे आएगा बेटा, टैक्स लेबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमने टैक्स लेबिलिटी कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट। जो ये अमाउंट है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। अब हमने देखना है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर इस अमाउंट के अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस वो आगे जाके बताएगा मैं। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इन द न्यू ईयर शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक बाय अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है इन पाकिस्तान, provided that the resident person is the original allotee of the share or shares are acquired from privatization कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ, इसने कहा हमने लिस्टेड कंपनी के अंदर एज अ ओरिजिनल अलॉटी हमें मिल जाए, अगर ओरिजिनल अलॉटी के तौर पर नहीं मिले तो क्या वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें दिए, ये दोनों में से कोई एक शर्त हो जाए पूरी तो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर एक्वायर करने हैं लिस्टेड कंपनी के एज ओरिजिनल अलॉटी, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। अगर ओरिजिनल अलॉटी नहीं है फिर हम देखेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए, वहां से शेयर्स आए हैं। अगर आंसर इज यस फिर हम क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आंसर इज नो तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। In respect to the cost of acquiring in the tax year, Skook offered to the public by a public company listed and trading on stock exchange in Pakistan, provided that the resident person is original allotee of the Skook। ये Skook की उन्होंने बात की जो हमने डिस्कस की। Where a taxpayer who has been allowed a tax credit for investment in share dispose of the shares within 24 months from the date of their purchase, then his tax liability for the tax year of disposal shall be increased by an amount of tax credit allowed to him in respect of such shares। ये डिस्कस में आपको छोटा सा इसका न्यूमेरिकल बना के आपको डिस्कस करता हूं। वैसे वो ये कह रहा है अगर किसी ने 2020 के अंदर शेयर्स ले लिए, 2020 में शेयर्स लिए तो उसके अगेंस्ट उसको मिला टैक्स क्रेडिट। क्या मिला, टैक्स क्रेडिट 2020 में। अब आया 2021 नेक्स्ट ईयर, 2021 में क्या किया उसने, वो शेयर्स बेच दिए। तो टैक्स वाले कहते हैं अगर किस आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है और इन्वेस्टमेंट शेयर्स की वजह से आपको टैक्स क्रेडिट मिला है तो आप उन शेयर्स को 2 साल तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने विद इन 2 ईयर्स को डिस्पोज ऑफ किया तो जिस साल में आप डिस्पोज ऑफ करेंगे उस साल के अंदर जो आपको पहले टैक्स क्रेडिट मिला था वो आपको अब पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 2020 में मैंने टैक्स क्रेडिट लिया था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की थी और 2 साल पूरे होने से पहले 2021 में मैंने वो शेयर सोल्ड आउट कर दिए तो इस साल क्या होगा, जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें प्लस हो जाएगा जो मेरा टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है। मतलब जो मैंने टैक्स क्रेडिट लिया था गवर्नमेंट से, अब एफबीआर वाले हमें कहेंगे वो टैक्स क्रेडिट के पैसे हमें जमा कराओ क्योंकि शेयर्स को आपने विद इन 2 ईयर्स सेल कर लिया। हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे फिर आपको ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। Where for the year of disposal the taxpayer has no tax liability, the amount of tax credit shall be deemed as a tax payable for that period। कहता है
जिस ईयर में डिस्पोज ऑफ किया उस ईयर में टैक्स क्रेडिट जो उसे मिला था वो उसको अब पे करना पड़ेगा। कहता है अगर उस ईयर में उसकी टैक्सेबिलिटी जीरो है ना, फिर भी ये नहीं होगा कि उसको माफ हो जाएगा। अगर टैक्सेबिलिटी जीरो भी हुई तो ये जो टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है ये उसको पे करनी पड़ेगी और ये उसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। अब हम चलते हैं आगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डिस्कस करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ टैक्स क्रेडिट जोन सा है, इसके ऊपर क्या है, हमने जो अमाउंट यहाँ डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था एवरेज रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ये एक टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा। अब एवरेज रेट कैसा आता है, टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट। अब यहां पर जो अमाउंट आएगी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हमने ये अमाउंट मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन अपने टैक्स ईयर में 1 करोड़ रुपया क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है अपने किसी शेयर्स के अंदर, क्या उसको 1 करोड़ के ऊपर ही मिल जाएगी टैक्स क्रेडिट? उसके लिए लाने का नहीं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है नंबर 1 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से मराद क्या है, जो हमने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। नंबर 2 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम कौन से वाली बेटा, ये वो ही इनकम है, याद जो हम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस के अंदर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेते थे ना, जिस टैक्सेबल इनकम का तब 30% लेते थे उसी टैक्सेबल इनकम का यहां पर 20% लेना है। और नंबर 3 फिक्स अमाउंट दैट इज 2 मिलियन रुपीज। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहां जो अमाउंट आएगी वो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां अज्यूम करता हूं उसने जो इन्वेस्ट किया था वो 5 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट, और उसकी टैक्सेबल जो इनकम है वो है बेटा 1 मिलियन। अब अगर मैंने यहां अमाउंट लेनी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ गई मेरी 5 लाख, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम दैट इज 2 लाख। 2 लाख कैसे आई, ये मैंने अज्यूम किया है मेरी 1 मिलियन टैक्सेबल इनकम थी, तो 20% मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। और नंबर 3 फिक्स अमाउंट क्या आ गई 20 लाख। अब विच एवर इज लोअर क्या है, मेरी ये 2 लाख विच एवर इज लोअर है, ये वो अमाउंट है जो इधर आएगी। बेशक इस टैक्स ईयर में मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं 5 लाख के ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकता, मैंने किसके ऊपर टैक्स क्रेडिट करना है, 2 लाख के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सुकूक के बारे में हमने क्या पढ़ा, अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्सन ने कहाँ की है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एज अ ओरिजिनल अलॉटी, अगर ओरिजिनल अलॉटी नहीं है तो फिर क्या होनी चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मिलने चाहिए। या सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो उसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और ये जो टैक्स क्रेडिट है ये एवरी रेट पर दिया जाएगा। एवरी रेट कैसे निकलेगा, टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, एलिजिबल अमाउंट। ये जो एलिजिबल अमाउंट है ये क्या है, दैट इज लोअर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, एंड नंबर 3 आपकी 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। Any question up to here? ओके अब इसमें एक टैक्स क्रेडिट आया नया, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है कि हमने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपने लाइफ के अगेंस्ट क्या करवा ली, इंश्योरेंस करवा ली, और उसके अगेंस्ट हम प्रीमियम पे कर रहे हैं हर मंथ। द टैक्स क्रेडिट ऑन पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन।
द प्रीमियम इज पे टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय एसएससीपी। मतलब जहां से हमने इंश्योरेंस करवाई है वो कंपनी एसएससीपी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर वो कंपनी एसएससीपी से रजिस्टर्ड नहीं है तो बेशक हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, हम पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है अंडर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब वो कंपनी खुद भी अपनी इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस जो उनके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और उसने एससीसीपी से भी रजिस्ट्रेशन करवाई हो। द पर्सन इज ड्राइविंग इनकम अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग हेड, सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब अगर आपकी सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, फिर ही इस पेमेंट जोन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें क्या आएगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर एक पर्सन की सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, मतलब ये तीन इनकम है लेकिन सैलरी और बिजनेस इनकम नहीं है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट भी किया है, फिर भी उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सिर्फ सैलरी और बिजनेस इनकम में से कोई एक इनकम भी हुई तो वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। लेकिन कैपिटल के, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है अगर बंदे की सैलरी इनकम भी है, लेट बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, फिर भी इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये सैलरी में बिजनेस है। अकेली सैलरी है प्लस साथ कैपिटल गेन है, फिर भी उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर उसने कोई चीज हमें डिफाइन नहीं की। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वो कह देता है ये प्रीमियम जो पे किया, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये कैपिटल गेन की इनकम में से पे किया गया, फिर उस सूरत में उसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि सैलरी और इनकम तो बिजनेस में से पे नहीं हुआ। अब इसका भी तरीका वही है, तरीके से मुराद एवरेज रेट हमने पढ़ा इनटू अमाउंट। ये जो अमाउंट आएगी एलिजिबल अमाउंट, इसका भी सेम बेटा वही है जो हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट नंबर वन, नंबर टू क्या, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और नंबर थ्री ₹2 million विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर ये अमाउंट आ जाएगी हमारी। अब सबसे अहम चीज, अगर आप इस टैक्स क्रेडिट की हेडिंग पढ़े तो उसमें लिखा हो टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब एक वक्त में, एक टैक्स ईयर में, या तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर पर मिलेगा, इस पर मिल गया तो इंश्योरेंस प्रीमियम बेशक है लेकिन उस पर नहीं मिलेगा। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पर ले लिया तो हमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है। मतलब अगर तो अलग अलग आ रहा है फिर तो दोनों पर मिल जाए। मतलब टैक्स ईयर 1920 में आ गया शेयर्स में, शेयर्स का ले लिया टैक्स क्रेडिट, 1921 में आ गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, तो हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का ले लिया। लेकिन 2022 में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी आ गया और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आ गया। अगर दोनों आ गए हैं तो दोनों के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर हमें एक में मिलेगा। अगर हमें पता है, हमने दो, फॉर एग्जाम्पल अब हम पढ़ते हैं दोनों की सूरत में क्या है, एवरेज रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और ये अमाउंट दोनों की सूरत में कैसे निकलेगी, एक्चुअल 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और नंबर थ्री 2 million विच एवर इज लो। अब एक चीज समझने की बात है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जो मर्जी हो, उस सूरत में ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट, ये दोनों अमाउंट क्या रहेगी, सेम। मतलब 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट शेयर्स, दोनों की सूरत में 2 million में। तो फर्क क्या आएगा एक्चुअल के अंदर, एक्चुअल के अंदर दो आएगी, मे बी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट किया हो और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर 50,000 है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए कौन सी चीज डिफर करेगी, एक्चुअल। अब हमने दोनों में से सिर्फ एक को देना है। अगर एक वक्त में दोनों आ रहे, एक टैक्स ईयर में दोनों पेमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट शेयर्स भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो अगर एक ऑप्शन मिला, हम किस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे बेटा, हम उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमें टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिले। अब टैक्स क्रेडिट ज्यादा कैसे पता चलेगा, 20% ऑफ टैक्स, इसका मतलब दोनों में से जो हायर अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट की हायर अमाउंट है, उसके अंदर हमें टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, दूसरी अमाउंट को हम इग्नोर कर देंगे। अगर हम देखें तो यहाँ एक्चुअल कितनी है, 1 लाख, तो एक्चुअल एक और मतलब हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का टैक्स क्रेडिट ले लेंगे और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्स क्रेडिट इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें टैक्स क्रेडिट कब मिलना है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिलने की चांसेस है। तो यही वो यहां नोट लिख रहा है, इन द केस taxpayer has made investment in shares and life insurance during a tax year, he will be entitled for only one tax credit higher of the both amount, मतलब दोनों में से एक को मिलना है। हाँ, जो हमने कल पढ़ा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वाला, अगर वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो उसके साथ ये भी मिलेगा। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, चैरिटेबल वाला सेपरेट है, ये वाला सेपरेट, लेकिन इसके अंदर दो आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस पॉलिसी। Any question up to here? Any question up to here? Okay. Number third, एक और हम टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे बेटा, वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जेन बके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सेपरेट टैक्स क्रेडिट है और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका सेपरेट है। हेल्थ का इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, ये वो कंपैरिजन या हायर में से इनका कोई भी चक्कर नहीं है, सेपरेट टैक्स क्रेडिट है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई पर्सन, उसके लिए जरूरी है उसकी इनकम सैलरी या बिजनेस में से हो, वो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है तो उसको इसके अगेंस्ट क्या मिलेगा बच्चे, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इसके लिए भी जो टैक्स क्रेडिट है, नंबर 1 है क्या, वो एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकलता है, वही टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम on which tax liability is calculated. Calculate multiply by amount। अब यहां पर जो अमाउंट आएगी बच्चा, क्या इसके अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस हम जितनी इन्वेस्ट करेंगे सारी की सारी हमें अलाउ हो जाएगी टैक्स क्रेडिट, नहीं, इसके अंदर भी बेटा टैक्स वालों ने हमें लिमिट लगाई हुई है उस अमाउंट के लिए कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो अमाउंट क्या है, द टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड बाय द अमाउंट, मतलब एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पेड। और नंबर 2, 5% ऑफ द पर्सनल टैक्सेबल इनकम एंड ₹1.5 लाख विच एवर इज लोअर। अगर इसको मैं लिखूं तो इसका क्या बनेगा, नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट पे, नंबर 2 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम
ये वाली टैक्सेबल इनकम कौन सी 5%? बेटा आपको याद होगा जब हम मेडिकल कर रहे थे, जो ट्रैक डिडक्शन आई थी, तो जिसमें हम पढ़ते थे डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, तो उसमें लिखते थे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। वो जो टैक्सेबल इनकम है वही इधर आएगी बेटा, वही टैक्सेबल इनकम इधर आएगी और उसका 5% लिया जाएगा। और नंबर थर्ड, रुपीज 1.5 लाख, इनमें से जो लोअर होगी, विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब ये जो अमाउंट होगी इसमें से विच एवर इज लोअर वाली अमाउंट इधर आएगी और एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई होगी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। जी मोहम्मद अरसलान। सर वो मैंने व्हीकल वाले पॉइंट से पूछना था एक पॉइंट। बेटा अब ये पॉइंट कंप्लीट कर ले, हम बाद में पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए ये हम अगले टॉपिक पर चलेंगे और इसको कंप्लीट करके हम फिर उस पर मैं चले जाता हूँ, ठीक है? अब अगर ठीक है। उसकी डिस्कशन दरमियान में करना तो वो सारा हमारा जो सीक्वेंस बना हुआ स्टडी का वो खराब हो जाएगा। ठीक है सर। ओके ठीक है, सर। ओके। यस सर। मिस्टर अलीम हैज सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 11 लाख फॉर टैक्स ईयर 2021। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन is available. नंबर क्या है? ज़कात पेड रुपीज 1.5 लाख। डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन 50,000। डोनेशन टू अप्रूव्ड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रुपीज 30,000। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक शेयर्स not as original allotee but from privatization of privatization commission of Pakistan रुपीज 3 लाख। पेड लाइफ
इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख। He also paid health insurance policy of rupees 50,000. Mr. Alim dispose of shares during the year which was purchased in tax year 2020, and he availed tax credit of rupees 10,000 in tax year 2020. Calculate taxable income and tax liability. किसी बच्चे को क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो समझने के हवाले से? जी मुबशर। सर यही कहना था, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो छोटा कर दें। जी वो मैंने कर दिया खुद ही। अब कोई वॉलंटरली कोई बच्चा हैंड रेस कर दे ताकि वो मुझे फिगर्स में साथ साथ उससे पूछता रहूं तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। है कोई स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन नोट किया हो वो मेरा हेल्प करना चाहे क्वेश्चन करते हुए? एनी पर्सन? मैंने सिर्फ फिगर्स वो पूछनी है क्योंकि बार बार मुझे क्वेश्चन के ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट है तो हैंड रेस कर ले। असलान। यस सर। आप करवाएंगे मेरे साथ? ओके यस सर। ओके बेटा। सबसे ऊपर मिस्टर अलीम एनटीए नंबर दिस टैक्स ईयर 2021 कैलकुलेशन टैक्सेबल, वो आप लिख लेंगे, हम उससे आगे शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को लेके। ये देखें सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स। बेसिक सैलरी कितनी है बेटा? सर 11 लाख। बेसिक सैलरी है 11 लाख। और अदर अलाउंसेस वगैरह हमने कुछ नहीं लिए, यही हमारी क्या बन जाएगी? टोटल इनकम इनकम 11 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे ज़कात, वो बेटा कितनी है? सर 1,50,000। 1,50,000 ज़कात लेस कर दी हमने, और ये हमारे पास आ गया टैक्सेबल इनकम, वो आ गई 9,50,000। अब
इसमें से लेस करने हमने डायरेक्ट डिडक्शंस। डायरेक्ट डिडक्शंस वाले कौन से? स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड और चैरिटेबल वाले यहां से लेस नहीं होने, अप्रूव्ड और चैरिटेबल के ऊपर मिलता है हमें टैक्स क्रेडिट, जबकि जो हमारा स्पेसिफाइड है उसके ऊपर डायरेक्ट डिडक्शन करते हैं। अब हम लेस करेंगे डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, दैट इज एक्चुअल कितनी थी मेरा बेटा अरसलान? सर 50,000, 50,000 है सर। ओके, एक्चुअल थी 50,000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ 9,50,000। हमने जितने भी टैक्स क्रेडिट पढ़े ना, जिसमें 5%, 30%, 20%, हमने हमेशा वो 35%, ये 9,50,000 का लेना है उधर। ये आ जाएगा 9,50,000 मल्टीप्लाई 0.3, बेटा ये आ गया 2,85,000। विच एवर इज लोअर, वो 50,000 है तो हमें डोनेशन टू स्पेसिफाई इंस्टीट्यूशन मिलेगी 50,000। तो यहां पर आ गया हमारे पास बच्चे वो इनकम हमारे पास आ गई 9 लाख। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो हम अब आगे चले, हम अपने टैक्स क्रेडिट की तरफ जाने लगे। ओके, अब हम 9 लाख के ऊपर निकालेंगे अपनी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अरसलान बेटा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ले, 9 लाख पर क्या आ रही है? सर आई थिंक 15,000 आएगी। 15,000 बिल्कुल। ये टैक्स लायबिलिटी हमारी बनी है बेटा 15,000। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस अमाउंट में से अब हमने टैक्स क्रेडिट देने शुरू करेंगे। टैक्स सबसे पहले टैक्स क्रेडिट देंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव इंस्टीट्यूशन। अब आएगा लेस टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल डोनेशन या अप्रूव को जो डोनेशन दी है। स्पेसिफाइड है तो डेथलेस, अप्रूव या चैरिटेबल है तो टैक्स क्रेडिट। उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब अल्टीमेटली हमने एवरेज रेट कैसे निकालना है? टैक्सेबल इनकम 15,000 डिवाइडेड बाय इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड, वो है 9 लाख। 9 लाख के ऊपर 15,000 आई हमारी टैक्स, मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट। ये अमाउंट कैसी आएगी? दिस अमाउंट इज एक्चुअल। बेटा एक्चुअल कितनी है? सर एक्चुअल है उसकी, अप्रूव्ड चैरिटेबल को 30,000 है। ओके 30,000। और नंबर 2 क्या? 20% ऑफ, 20% है या 30% है? सर इसका 30% है। हाँ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम है ये वही है 9,50,000। इंपॉर्टेंट चीज है, जो एवरेज रेट के लिए आनी है वो और होती है, जो यहाँ आती है वो हमारे लिए जो 30 स्पेसिफाइड के लिए लेते हैं हम उसी का लेते हैं। तो 30% आता है हमारा 2 लाख, 9 लाख, $2,85,000। विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर क्या? 30,000। तो इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे? टैक्स क्रेडिट ले लेंगे 30,000 के साथ। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो ये हमारे पास आ गया 500 टैक्स क्रेडिट नंबर 1। अब दूसरा था हमारे पास टैक्स क्रेडिट बेटा, वो था टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन दोनों में से एक मिलता है। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मैंने लिखा था एज अ ओरिजिनल अलॉटी नहीं है,
अगर मैं सिर्फ उतनी लाइन लिखी रहने देता एज अ ओरिजिनल अलॉटी नहीं है तो मुझे कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना था, और मुझे जो लाइफ इंश्योरेंस का था वही भी सिर्फ मिलना था, ये वाला कैंसिल हो जाता था। लेकिन क्योंकि मैंने एज अ ओरिजिनल अलॉटी से आगे वर्डिंग लिख दी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये भी मेरे लिए क्या हो गया, टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो गया। अब किसी क्वेश्चन के अंदर वो ऐसा कर सकता है वो दोनों चीजें दें, मतलब वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी दे दें और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे दें, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के आगे सिर्फ ये लिखे कि उसने लिस्टेड कंपनी के लिए एज ए रीजनल अलॉटी नहीं है, तो आगे और कोई ये ना लिखे कि वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो रीजनल अलॉटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स वाला टैक्स क्रेडिट तो वैसे ही हमारे लिए इन एलिजिबल हो गया, तो दूसरा लाइफ इंश्योरेंस वाला मिल जाएगा। इसलिए किसी एक साल में दो इकट्ठे भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें से हम फिर हायर सेलेक्ट नहीं करेंगे। उस सूरत में क्या होगा, अगर तो कोई इन एलिजिबल हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों के दोनों टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है तो फिर उसमें हायर में से मिलेगा। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर बेशक एज अ ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लिया है, तो इसलिए ये एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है, और दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो भी है। अब हम इसके ऊपर सेकंड टैक्स क्रेडिट देंगे, लेस टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर और लाइफ इंश्योरेंस भी। इसको कैसे डील करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, हमने लिखना है एवरी रेट के लिए वही 15,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट, और उस अमाउंट के लिए पहले हमने लिखना है एक्चुअल। अब बेटा मुझे बताएं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है और दूसरा कितना है। सर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1 लाख है, हम्म, और वो जो हमने उसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है वो 3 लाख की है। वो 3 लाख। इसका मतलब अब मैंने कहा था ये जो 2 मिलियन ये भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ 9,50,000, ये भी दोनों सूरतों में क्या होगा, सेम रहेगा। वो आ जाएगा मेरा 1,90,000, 2 मिलियन आ गए। अब फर्क क्या है ना एक्चुअल के लिए, इसका मतलब जब दोनों हो गए हमने वर्किंग एक ही करनी है, अब एक्चुअल के लिए हम नीचे लिखेंगे, नीचे हम इस एक्चुअल को ऐसे करके स्टार के साथ हम नीचे लिखेंगे एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹3 लाख, that is higher than life insurance premium so only one tax credit is available for the year, that is investment in shares। मतलब जब ऐसा और हमने बताना है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, इनमें जो हायर होगा सिर्फ उसी को टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि दोनों एलिजिबल थे। हायर वाला क्या आ गया 3 लाख, तो हमने तो 3 लाख वाले पर अपना लिख के इसलिए एक्चुअल 3 लाख लिखा है। अब सर जी जी सर ये जो हमने कंपैरिजन करना है हायर ऑफ बोथ अमाउंट्स का, तो सर ये पहले हम इन दोनों की लेसर अमाउंट्स निकाल के उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, या एक्चुअल का ही करना है? वो देखे लेसर का क्यों नहीं कर सकते, ये दोनों के लिए दोनों सूरतों में सेम है, नीचे वाली दोनों फिगर्स सेम ठीक है। है, यस वो सर ठीक है।
एक्चुअल नहीं फर्क डालना था। बिल्कुल ठीक है, सर। जी सर। इसलिए एक्चुअल ये अब कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से लोअर कौन सा है, एक था 3 लाख, एक था 1,90,000, एक था 2 मिलियन। हमारे लिए जो लोअर है 1,90,000 है, हमें 1,90,000 के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई है 1,90,000, दैट इज 3167, ये टैक्स क्रेडिट। अब देखिए बेशक हमने यहाँ दोनों थे लेकिन हमें हायर पे ले, दोनों एलिजिबल थे टैक्स क्रेडिट में से, लेकिन जो हायर था हमने उस पर ले लिया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ दोनों दिए हो लेकिन दोनों में से कोई एक एलिजिबल नहीं होगा, तो उस सूरत में हमने फिर हायर नहीं देखना, क्योंकि एक तो एलिजिबल रहा ही नहीं, वो खत्म हो गया, दूसरे पे मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी अरसलान यस आपको? सर। ओके। अब लास्ट टैक्स क्रेडिट क्या था हमारे पास बेटा, वो है लेस टैक्स क्रेडिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके लिए भी सेम एवरेज रेट क्या है, 15,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। अमाउंट कैसे आएगी बेटा, एक्चुअल क्या अमाउंट है हमारी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की? सर इसकी हेल्थ एक्चुअल है 50,000। है, एक्चुअल हेल्थ। 50,000। यस सर। नंबर 2, 5% ऑफ 9,50,000, वो क्या आएगा, 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 47,500। और नंबर थर्ड क्या होगी हमारी, रुपीस 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। इनमें से लोअर क्या है, 1.5 लाख, 47,500 लोअर है, तो 47,500 पर हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये अमाउंट ऐसे निकली है, 15,000 तकसीम 9 लाख जरब 47,500, ये मेरे पास आ जाएगी 792 का टैक्स क्रेडिट। अब तकरीबन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट एंट्री मैंने लिखी थी, वो एंट्री ये थी कि मिस्टर अलीम ने टैक्स ईयर 2020 के अंदर शेयर्स लिए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, और उस शेयर्स के अगेंस्ट उसको टैक्स क्रेडिट मिला था, लेकिन उसने वो शेयर्स 2021 में सेल कर दिए। अगर शेयर्स जिसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिला हो वो विद इन 24 मंथ, मतलब 24 महीनों से पहले वो शेयर सेल आउट हो जाए एक्वायरिंग डेट से, तो क्या होगा, उस पर जो टैक्स क्रेडिट हमें मिला हुआ है वो हमें दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इधर हम लिखेंगे ऐड, पहले लिख रहे थे लेस ऐड टैक्स क्रेडिट फॉर शेयर्स इन टैक्स ईयर 2020 सोल्ड आउट, वो हमने सोल्ड कर दिया उसके लिए। अब कितने का ये टैक्स क्रेडिट मिले था हमें 2020 में बेटा? सर 10,000 का। 10,000। तो इधर 10,000 क्या हो जाएगा, हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। अब मैं इधर से निकालूंगा टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी, दोबारा निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऊपर से लेके आता हूं, 15,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी थी, पहला टैक्स क्रेडिट मिला 500 का, वो मैंने लेस कर दिया। दूसरा मिला 3,167 का, वो भी लेस हो गया। फिर मिला मुझे 792 का, वो भी लेस हो गया। और लास्ट में आके ये 10,000 मैंने जमा कर दिया, क्योंकि टैक्स क्रेडिट ये रिवर्स हो गया, क्योंकि मैंने शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो मेरी टोटल नेट टैक्सेबिलिटी निकलेगी, ये निकलेगी बेटा 20,541 रुपए। टैक्स, इसको पे बना लिखे, इसको टैक्स लायबिलिटी निकले, टैक्स लायबिलिटी। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे, जो इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड एट सोर्स मतलब ये वो टैक्स है जो इंप्लॉयर ने हमारा काटा हुआ, या हमारा कटा, वो मैं भी क्वेश्चन में ज्यूम करूं 5,000 है,
तो 5000 हम वो लेस कर देंगे, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 20,541 माइनस 5000, तो 15,500 है टैक्स पेएबल। अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कुछ भी नहीं है तो 20,541 ही पेएबल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन अप टू है? जी अजीज। सर वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने वो शेयर्स को डिस्पोज करने के वाले का बताया पॉइंट, उसको एक बार दोबारा बता दें प्लीज। सॉरी कौन सा? अच्छा डिस्पोज ऑफ की जो बात की है, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है, अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिल गया, लेट टैक्स क्रेडिट जब हमें मिल गया ना, उसके बाद वो शेयर्स हम 2 साल तक सेल आउट नहीं कर सकते। जिस शेयर्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें उस शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो हमने उस शेयर्स को कम से कम 2 साल तक होल्ड करना है। किस डेट से? जिस डेट से हमने वो शेयर्स खरीदे। मतलब मैंने अगर फर्ज करें यकम जनवरी 2020, ये टैक्स ईयर बनता है 2020, ये मैंने शेयर्स परचेज किए। शेयर परचेज करने की वजह से टैक्स ईयर 2020 में मुझे मिल गया 10,000 का टैक्स क्रेडिट। प्रीवियस ईयर की बात करूं, अब अगर मैंने टैक्स क्रेडिट ले लिया तो ये शेयर में 2 साल तक सोल्ड आउट नहीं कर सकता। मतलब यकम जनवरी से अगर मैंने इसको सेल करने भी है ना, यकम जैन 2022 को सेल कर सकता हूं, इससे पहले नहीं सेल कर सकता। लेकिन अगर मैं इससे पहले सेल आउट कर देता हूं तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं जिस टैक्स ईयर में आप, अगर आपने इस डेट से पहले सेल कर दिए 2 साल या 24 मंथ से पहले, तो जिस टैक्स ईयर में सेल करोगे उस टैक्स ईयर में बेनिफिट आपने हमसे लिया ना 10,000 का टैक्स क्रेडिट की शक्ल में, वो बेनिफिट आपकी टैक्स लिबिलिटी में दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर मैं उस एंट्री पर जाऊं, ये देखिए जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लगाया था, क्या था वो एंट्री? मिस्टर अलीम डिस्पोज ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर इज डिस्पोज विच वाज परचेज इन टैक्स ईयर 2020। वो ये शेयर्स ने परचेज किए थे पिछले साल एंड अवेल द टैक्स क्रेडिट रुपीज 10,000 टैक्स ईयर 2020, और इसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिला था 10,000 का। अगर उसने 20 टैक्स ईयर 2020 में टैक्स क्रेडिट भी लिया और परचेज भी किया तो उसको कम से कम टैक्स ईयर 2021 के बाद जाके सेल आउट करने चाहिए, तो उससे पहले उसको सोल्ड आउट नहीं करने चाहिए थे। 24 मंथ का टाइम पीरियड पूरा होना लाजमी है, क्योंकि उसने ये शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो टैक्स क्रेडिट उसको मिला था ये 10,000 का, वो टैक्स क्रेडिट क्या किया हमने, ये 10,000 रुपया उसकी टैक्स लिबिलिटी में इस साल ऐड कर दिया, क्योंकि 24 मंथ पूरे नहीं हुए थे। ये वो काम किया इसका। ये मेरा बेटा, ये उसको इधर का क्लियर हो गया अजीज? जी सर हो गया, थैंक यू। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी भी और स्टूडेंट। अब अरसलान आप पूछ ले, जो आपका प्रीवियस व्हीकल में से क्वेश्चन था बेटा, हैंड रेस करके वो क्वेश्चन पूछ ले अरसलान। यस सर, वो उसका पॉइंट नंबर 4 और 5 का सर, वो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है सर, मैं पूछना था ये सेम कैलकुलेशन है एक की? ये वाला? जी सर। यूज व्हीकल इंपोर्ट और फर्स्ट। ये वाला मैं अभी एक दफा पढ़ू। वैल्यू अडॉप्टेड इन फर्स्ट ईयर shall be reduced by 10% of the said value for each successive year up to maximum of 5 years. Used vehicle locally purchased shall be valued as if vehicle imported are up to 5 year old. Value shall be original cost as reduced by 10% for every following year in which it was imported or purchased. एक मिनट बेटा, यूज व्हीकल इंपोर्टेड बाय डोनर शैल बी वैल्यूड एट इंपोर्ट authority plus hard charges till their registration. Value adopted in first year shall be reduced by 10% of the said value for each successive.
बेटा ये असल में उसने ये जो पॉइंट बताया ना, ये बताया अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह ली है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, लेट मैं कहता हूँ 1 लाख वैल्यू है फर्स्ट ईयर, वो कहता है अगर आपने इसकी वैल्यू असेस करनी है सेकंड या थर्ड ईयर में क्या है, तो बेटा आप इस वैल्यू को हर साल 10% रिड्यूस करके भी असेस कर सकते हो। ये एक लिखी है जनरल बात उसने। और जी ये सर। कितने साल तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर तक रिड्यूस करना है आपने, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। और ये उसने बता दिया भाई, इस चीज को एप्लीकेबल करते हुए ये उसने बात लिखी है। जी वही सर, वो कंफ्यूजन हो जी रही थी कि वो जी कॉस्ट में किस तरह ये फोर्थ पॉइंट इम्प्लीमेंट हाँ हो रहा है। ठीक है, ये उसने इसी को फिर एप्लीकेबल करते हुए फिफ्थ पॉइंट लिखा है। ठीक जी हो सर। गया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आज के लिए इतना ही। अगर बेटा सैलरी में से मैं फिर आपको कहता है सैलरी का दोबारा रिपीट करें, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आता है सैलरी में से तो हम इंशाल्लाह उसको मैं आंसर करूंगा। कोई आपको प्रॉब्लम है टैक्स क्रेडिट के अंदर जो हमने पढ़ लिया है या कुछ भी पढ़ लिया तो मुझसे डिस्कस लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। बाकी सर अहमद के लिए दुआ करें को जल्द से जल्द से याब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 90% रिकवर हो चुके हैं। बस अब थोड़ी सी वीकनेस वगैरह है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीक में वो आपके साथ क्लास करेंगे। अल्लाह हाफिज।